नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण कुशोर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। सभी की उपस्थिति में सीएम ने 16वें वित्त आयोग की टीम के झारखंड दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी ली और इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड परिभ्रमण में है। बैठक के बीच सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष अधिकारियों ने जानकारी भी दी कि 16वें वित्त आयोग की टीम का 30 मई को रांची में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होना प्रस्तावित है। इस दौरान राज्यों की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, अनुदान की राशि के खर्च करने का वितरण, केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग की टीम के जिज्ञासा से संबंधित पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों की भी पूर्ण जानकारी वित्त आयोग को दी जाएगी। इसके अलावा वित्त आयोग की टीम के समक्ष कृषि आयोग हेतु राज्य में सिंचाई, जल संग्रहण, विद्यार्थियों में क्वालिटी एजुकेशन, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। इस निमित्त सभी सेक्टर के आउटपुट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग की टीम को एक ज्ञापन सौंपेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने झारखंड राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे, जहां 4 दिवसीय झारखंड दौरे के कार्यक्रमों से लेकर बैठकों और अपने उद्देश्यों पर उन्होंने सीएम से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को इस बात से अवगत कराया झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि जहां जमीनी स्तर तक सरकार की तरफ संचालित योजनाओं तथा सेवाओं को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सीएम का ये कहना है कि झारखंड, जो एक खनन राज्य होने के नाते देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है, बावजूद इसके ये राज्य पर्यावरण ह्रास, लोगों के विस्थापन, भूमि क्षेत्र की हानि आदि जैसी नकारात्मक चीजों का सामना कई दशक से करता रहा है। बैठक के बीच मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से ये भी कहा कि केंद्र की खनन कंपनियों द्वारा खनन के उपरांत भूमि पुनर्ग्रहण का कार्य भी सुनियोजित तरीके से नहीं हो पा रहा है। वित्त आयोग के सदस्यों से अपनी बात रखते हुए राज्य सरकार अब केंद्र सरकार के विकसित भारत के संकल्प को विकसित राज्य के माध्यम से प्राप्त किए जाने की उम्मीद में है। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि विकसित राज्य विकसित गांव के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गांव के विकास पर अनिवार्य रूप से फोकस रखने की आवश्यकता है। इस लिहाज से राज्यों को उसके स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय उपयोग की स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ताकि प्रत्येक राज्य की विभिन्न जरूरतें झारखंड की जरूरतों को पूरी करने में केंद्र का बड़ा योगदान बना रहे। इसी बीच सीएम ने आयोग को बताया कि कृषि एवं उनके समृद्ध गतिविधियां सरकार के लिए फोकस बिंदु हैं, क्योंकि राज्यों की बड़ी आबादी कृषि कार्य पर पूरी तरह से निर्भर है। इसके लिए राज्यों ने मत्स्य पालन में अच्छा कार्य किया है। हालांकि झारखंड में कृषि के क्षेत्र में काफी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए ये भी कहा कि राज्य का सतत विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न वर्ग समुदायों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए वित्त आयोग का सहयोग अपेक्षित है। रांची में गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया। बता दें, झारखंड पुलिस मुख्यालय को गृह विभाग, कारा और आपदा प्रबंधन ने पीजी पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों को 1 हफ्ते के भीतर निपटारा करने का सख्त निर्देश दिया है। विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार ये निर्देश गृह विभाग के संयुक्त सचिव की तरफ से झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र के जरिए जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक उस पत्र में ये बताया गया है कि विभागवार समीक्षा के दौरान ये सामने आया
कि गृह विभाग से संबंधित अधिकतर मामले पुलिस मुख्यालय और उसके अधीनस्थ जिलों से जुड़े हुए हैं। बात करें रिपोर्ट की तो फिलहाल इससे जुड़े कुल 649 मामले लंबित हैं, जिनमें से 4 मामले 1 साल से अधिक समय से लंबित पाए गए हैं। इसके साथ ही विभाग ने इन हालातों पर गंभीर चिंता जाहिर की और कहा कि यदि इस समय मामले का निष्पादन नहीं किया गया तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में और कई मामले 1 साल से ज़्यादा पुराने हो जाएंगे। यही वजह है कि इस स्थिति से बचने के लिए गृह विभाग ने मई 2025 के तीसरे सप्ताह तक सभी 1 साल से अधिक पुराने मामलों को शून्य करने का स्पष्ट निर्देश उन्हें भेजा है। चतरा में शादी की खुशियां मातम में उस वक्त बदल गईं जब चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के स्थित बरवा कोचवा गांव में बुधवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त मातम में बदल गया जब बारात में हुई हर्ष फायरिंग ने एक युवक की जान ले ली। ढोल नगाड़ों की गूंज और नाचते गाते बारातियों के बीच अचानक चली गोली ने जश्न को चीख पुकार में तब्दील कर दिया। जानकारी के अनुसार बारात गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र से आई थी। बारातियों के नाचने के दौरान किसी ने खुशी में फायरिंग कर दी, लेकिन यह खुशी की गोली किसी के जीवन की अंतिम घड़ी बन गई। गोली एक युवक को गर्दन और बाएं हाथ में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इस शादी का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। जहां कुछ ही देर पहले ढोल की थाप पर लोग थिरक रहे थे, वहीं अब हर ओर सन्नाटा और रोते बिलखते परिजनों की चीखें गूंज रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फायरिंग करने वाला व्यक्ति नशे में था और उसने मस्ती में गोली चला दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में 30 मई को पीएम मोदी की रैली होनी है। विक्रमगंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर आरा सासाराम मुख्य पथ पास दुर्गाडीह के नागी बादार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारी में अभी भी कुछ कमियां हैं, जिसे कार्यक्रम से पूर्व पूर्ण रूप से पूरा कर लिया जाएगा। आगामी 30 मई को पीएम मोदी बिहार को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं, जिसमें विद्युत, बिजली और शिक्षा मुख्य रूप से शामिल हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सहित कई दिग्गज नेता आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल की तैयारी का राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने निरीक्षण कर जायजा लिया और गिनी चुनी कमियों को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। हम लोग जो घूम रहे हैं तो लगता है गांव का गांव खाली हो जाएगा, जो नज़दीक के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिहार से अथाह प्रेम करते हैं और यह शाहाबाद की धरती है और ये चावल का कटोरा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ से 48,000 करोड़ के आसपास की राशि की लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ा दिन होगा। प्रधानमंत्री जी पर फूलों की बारिश होने वाली है। स्वागत में स्वस्फूर्त लोग हजारों तोरण द्वार बना रहे हैं, होर्डिंग लग रहा है। लगता है पूरा यह शाहाबाद का सभी जिला लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए पट गया। प्रधानमंत्री जी के लिए जो है स्वागत के लिए लोग उमड़ेंगे और ऐसा लगेगा ये अभी तक 2014 के बाद का सबसे बड़ा हैंगर है माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी भी जनसभा। 12 लाख स्क्वायर फीट का है, 1.25 लाख से 2 लाख यहाँ कुर्सियाँ लगने वाली है, तो बड़ा दिन होने वाला है। प्रधानमंत्री जी पर फूलों की बारिश भी कार्यकर्ता करने वाले हैं। उनके बिहार के भागलपुर में अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। बता दें, भागलपुर से एक अहम खबर है, जहां भागलपुर नवगछिया विक्रमशिला पुल के नीचे जानवी चौक के समीप एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताते चलें कि आए दिन पुल के नीचे शव मिलने की खबर आती रहती है, जिसको लेकर विक्रमशिला पुल पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई। बावजूद पुल के सटे खाई में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं पाई गई है। वहीं पुल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस शव की तस्वीर लेकर इस्माइलपुर थाना पुलिस को भेज दिया गया है। वहीं गोपालपुर विधानसभा के विधायक के पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इलाके में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। पुलिस क्राइम को रोकने में असफल साबित हो रही है।
लाश को देखे हैं। रही बात कि अपराधी नगोचिया में लगातार अपराधग्रस्त क्षेत्र माना जा रहा है और अपराधी बेलगाम है। पुलिस का भय अपराधी के पास नहीं रह गया है। लोग अपराध करते जा रहे हैं और पुलिस भी उद्भेदन कर रही है। हर एक मामले का उद्भेदन हो रहा है, लेकिन अपराध घट नहीं रहा है। पुलिस इस पर जांच करे, यह जांच का विषय है। अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है यह हत्या है कि या आत्महत्या है। अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लग गई है। बता दें, दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद राजस्थान में आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प बनने की तैयारी में जुट गई है। आज नवनियुक्त प्रभारी धीरज टोकस पहली बार राजस्थान दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सालासर बालाजी के दर्शन करके की। उसके बाद रिंग्स में श्री खाटू श्याम जी के दर्शन किए। उसके बाद प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस और अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए धीरज टोकस ने बताया, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से आगामी निकाय चुनाव लड़ेगी। राजस्थान की जनता भाजपा कांग्रेस दोनों से परेशान है। जनता विकल्प चाहती है। आप राजस्थान में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बताया कि जनहित के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। हम जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष के लिए भी तैयार है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी राजस्थान में निभाएगी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा, शहनाज हिंदुस्तानी, महासचिव विश्वेंद्र, प्रदेश सचिव सौरभ चौधरी, जयपुर जिला अध्यक्ष अर्चित गोयल आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान के अंदर मुझे मेरे केंद्रीय नेतृत्व में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रभारी के तौर पर नियुक्त इसलिए किया है कि राजस्थान की इस धरा पर आम आदमी पार्टी जो आम जनमानस के हिसाब से राजनीति तौर पर जो समस्याएं हैं या इस प्रदेश की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निवारण आम आदमी पार्टी कर सके। और जितने भी स्थानीय निकाय चुनाव हैं या विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, पार्टी हर चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ से लड़ेगी। मैं अंत में यही कहूँगा, क्योंकि अभी मुझे आज पदभार संभाले हुए मात्र 2-3 दिन हुए हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर एक ग्रुप। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिला संयुक्त कार्यालय सभा कक्ष में बालोद, कांकेर और नारायणपुर के जिला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सुशासन त्योहार सहित जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सुशासन त्योहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की समीक्षा के साथ बैठक की और वहीं सुशासन त्योहार में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम साय ने कहा कि स्वच्छता को लेकर लोगों में गहरी जागरूकता आई है। उन्होंने परिवेश की स्वच्छता के लिए अधिकारियों को रुचि लेकर काम करने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद वे पत्रकारों के साथ सुशासन त्योहार के अपने अनुभव को साझा करते हुए दिखाई दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए इन्होंने पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने केंद्र के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के लिए बेहतर काम नहीं किया। कहीं पर टंकियां लगी हैं तो पानी नहीं है, घरों तक नल कनेक्शन पहुंचा है और पानी का अता पता नहीं है। ऐसे में हम बेहतर ढंग से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और इस योजना को सुचारू रूप से धरातल पर बेहतर ढंग से लाने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरी छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार का त्योहार चल रहा है और यहाँ पर हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और यह 28 जिला हैं यहाँ पर जहाँ हम पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग 40 लाख आवेदन पूरे प्रदेश में प्राप्त हुए थे, जहां पर 100% निराकरण का लक्ष्य लेकर अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालोद जिले के लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से उच्च दाब वाले विद्युत उपकेंद्र देवरी की सौगात दी है। मैं समझता हूँ अभी हम
जितना भी बोले उसको अगर आप ध्यान से सुने होते तो शायद प्रश्न नहीं करते। मैं वही तो कहा हूँ कि इतने दिनों में हम आज ये जो 28 जिला हम गए और इन जिलों में अचानक भी लोगों के बीच में गए, समाधान शिविर भी अटेंड किए, समीक्षा भी किए और उससे हम संतुष्ट हैं कि हम लोग जो 1.5 वर्षों में प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, उसको पहुंचाने में उसमें काफी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो आज छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक नक्सलवाद था, आज नक्सलवाद से भी जिस मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, आप सबको मालूम है। हम लोग बस्तर के क्षेत्र में शांति बहाल करने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। सुशासन त्योहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर से अचानक कांकेर जिले के मादरी गांव पहुंचे। हेलीपैड से गांव के रास्ते पर आंगनबाड़ी भवन देखकर मुख्यमंत्री केंद्र के बच्चों से मिलने और वहां की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्थानीय फूलों से तैयार किया गया गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बड़ी आत्मीयता के साथ बच्चों से घुल मिलकर बातचीत की और उनसे आंगनबाड़ी और उनके अक्षर ज्ञान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के पूछने पर बच्चों ने धारा प्रवाह कविता सुनाई। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उन्हें दुलार किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और भोजन व्यवस्था की भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक धर्मलाल कौशिक और जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वीर सावरकर का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित था। वीर सावरकर न केवल आज़ादी की लड़ाई के लिए अग्रणी योद्धा थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, इतिहासकार, लेखक और दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई और आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेल्युलर जेल में बिताए गए सावर जी के कठोरतम वर्ष उनके अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और मानसिक दृढ़ता के प्रमाण है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वराक्षरों में अंकित है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे वीर सावरकर के विचारों और जीवन के मूल्यों से प्रेरणा लें और राष्ट्र सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए आगे बढ़ें। वीर सावरकर का जीवन हर भारतीय के लिए आत्म बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की जीवंत मिसाल है। लंबे समय से रायपुर और दुर्ग के बीच संचालित कुमारी टोल नाके की अनियमितताएं एवं अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खुला हुआ है। इस संबंध में चरणबद्ध आंदोलन कर अवैध वसूली को रोकने की मांग समय समय पर की गई है, लेकिन अब तक इस मामले में न ही राज्य सरकार ने कोई सार्थक कदम उठाया है, न ही केंद्र इस अवैध वसूली को लेकर गंभीर है। पूरे प्रकरण में आज कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय एवं जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज शर्मा एवं कन्हैया अग्रवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टोल की अवैध वसूली के तथ्य मीडिया कर्मियों को सामने रखे। रायपुर से दुर्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक पर संचालित कुमारी टोल प्लाजा को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको कह रहे हैं कि उस टोल प्लाजा को, कुम्हारी टोल प्लाजा को वहां से हटना चाहिए। रायपुर, भिलाई और दुर्ग के लिए फ्री लाइन
टोल में बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ बैरियर नहीं लगा। कैमरे के पास उस लेन में ब्रेकर बनाया हुआ है, जैसे ही ब्रेकर में गाड़ी रुकती है कैमरे से फास्ट ट्रैक, आजकल सबकी गाड़ियों में फास्ट ट्रैक लगा होता है, कैमरे से स्क्रीन होकर फास्ट ट्रैक से पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है। अगर वो फ्री लाइन नहीं है तो वहाँ आपने बैरियर क्यों नहीं लगाया? आप कहते हैं कि 350 रुपए का महीने का पास वहाँ पर हम देते हैं, लेकिन कोई पास नहीं, पाओ तो बहाना है, और जिसका फास्ट ट्रैक लगा नहीं होता उसको 50 रुपया फाइन करके पैसा वो लेते हैं, तो वो भी नाजायज है। अगर आप वो फ्री नहीं है तो आपका बैरियर वहाँ पर होना चाहिए था, बैरियर आपका नहीं है। एक वीआईपी लाइन है जिसमें ना स्कैनर है ना कैमरा है, वहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं, वहाँ सिर्फ सरकारी अधिकारियों को और जो मंत्री हैं उन लोगों को वहां से जाने दिया जाता है। बलरामपुर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। अपराध और अपराधियों के विरोध में बलरामपुर पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा अंबिकापुर की सहकारिता शंकरगढ़ कुसमी के पदस्थ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पूर्व में फर्जी दस्तावेज के आधार कार्ड से विभिन्न फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए थे। फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ की रकम ट्रांसफर एवं गमन करने के मामले में 11 आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं। मामले में अन्य कई फर्जी बैंक अकाउंट एवं और सम्मिलित की संभावना की जांच जारी है। पूरा मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और कुसमी सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित का है। दुर्ग जिले में मोहन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से 2 महिलाएं खुशबू बेगम और शनाया नूर को बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब खुशबू बेगम का मंगेतर विशाल कुमार चौधरी पश्चिम बंगाल से दुर्ग पहुंचा और दावा किया कि खुशबू भारतीय नागरिक है, बांग्लादेशी नहीं। वहीं विशाल चौधरी ने बताया कि खुशबू उर्फ रानी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की रहने वाली है। उसके माता पिता वहीं निवास करते हैं और खुशबू की पढ़ाई भी वहीं हुई है। और उसने कहा कि दुर्ग पुलिस ने दिनाजपुर पुलिस से पुष्टि भी करवाई थी कि खुशबू वहीं की रहने वाली है, फिर भी उसे बांग्लादेशी घोषित कर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की गई। जबलपुर के ITI रोड पर स्थित स्वास्थ्य अस्पताल के पीछे रहने वाले परिवार ने अस्पताल के संचालकों और विजयनगर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। एडवोकेट दीपांशु साहू और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल के संचालक कृष्ण कुमार साहू और अशोक कुमार साहू द्वारा उनके निवास तक जाने का आम रास्ता रोका जा रहा है और आए दिन विवाद किया जाता है। 25 तारीख को लगभग 2:30 बजे हमारे भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी दीपांशु साहू द्वारा जब कोर्ट के लिए निकला जा रहा था, उसी समय स्वास्थ्य अस्पताल के संचालन व अशोक साहू व दिनेश साहू द्वारा इनको रोक के बोला गया कि हम लोग यहाँ से दीवार बना रहे हैं और दीवार का काम चालू कर दिया गया। इनके मना करने पर इनको पटक के बहुत मारपीट की गई जिसके दौरान जो है इनकी 4 तोले की चेन भी छीन ली गई। थाना प्रभारी से संपर्क करने पर FIR की गई, पर थाना प्रभारी ने चैन का कोई उल्लेख नहीं किया गया। जिसके बाद जब ये मुलायजा करने के लौटे तब पता चला कि इनका जो इनका बोर्ड लगा है अधिवक्ता का, वो भी उन्होंने निकाल के उखाड़ दिए। तो आज फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।